हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कूल क्लास में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मुगल साम्राज्य। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के क्रम में अभी तक हम भारत में मुस्लिम आगमन कैसे होता है, उसके बाद दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। और साथ ही साथ इन शासकों के शासनकाल के दौरान किन किन धार्मिक आंदोलनों का उदय हुआ, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वाली वीडियोज नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियोज के लिंक मिल जाएंगे, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोज के लिंक मिल जाएंगे, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, मुगल साम्राज्य को शुरू करने से पहले आप अपने पास पेन और कॉपी जरूर रखें, और जहां पे आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस चीज को भी आप नोट करते जाइए। ठीक है, मुगल साम्राज्य के शासनकाल की बात की जाए तो 1526 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है, और कब तक? 1857 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य का शासनकाल चलता है। अब 1526 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य के अंतर्गत शक्तिशाली शासकों ने शासन किया। ठीक है, मूल रूप से इसे मुगल काल माना जाता है, लेकिन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की जब मृत्यु होती है तो उसके बाद शासक बनता है बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, और मुगल साम्राज्य का जो अंतिम शासक बनता है वो बनता है बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। तो 1707 ईस्वी से 1857 ईस्वी का जो बीच का ये समय है ये कहा जाता है उत्तर मुगल काल। ठीक है, खैर ये तो रही मुगल साम्राज्य के शासनकाल की बात। अब इसमें पहला पॉइंट आता है, मुगल वंश का संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ठीक है, कौन? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ठीक है, जिसको हम मूल रूप से बाबर के नाम से जानते हैं, लेकिन पूरा नाम क्या था इसका? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। अब देखो, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिरकार जो ये मुगल शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस मुगल साम्राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो मुगल दो वंशों, दो जाति से मिलकर बना। ठीक है, एक मंगोल और दूसरा तुर्क। ठीक है, इन दोनों जातियों के मिलने से हुई एक नए वंश की शुरुआत, जिसको हम जानते हैं मुगल वंश के नाम से। ठीक है, अब देखो, थोड़ा इसको और अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। जो बाबर था उसके पिता का नाम क्या था? उसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, और माता का नाम क्या था? कुतलुब निगार खानम। ठीक है, जो इसका पिता था, बाबर का पिता था, वो किस वंश से था? तैमूर वंश से था। ठीक है, और जो उसकी माता थी वो मंगोल वंश से थी। तैमूर वंश का जो शासन क्षेत्र था वो मूल रूप से ईरान, इराक, तुर्की के क्षेत्र में था, और जो मंगोल वंश का शासन क्षेत्र था वो मध्य एशिया एवं चीनी क्षेत्रों में था। ठीक है, इन दोनों के बेटे उमर शेख मिर्जा और कुतलुब निगार खानम के बेटे बाबर ने की मुगल साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, अब तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, जो बाबर का पिता था वो था तैमूर वंशज। ठीक है, और जो बाबर की माता थी वो थी मंगोल वंशज, मूल रूप से किसकी? चंगेज खां की वंशज थी। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखें, चंगेज खां की वंशज थी बाबर की माँ। मैप के माध्यम से अगर हम समझने का प्रयास करते हैं तो अफगानिस्तान में एक फरगाना नामक क्षेत्र था, तो उसमें उमर शेख मिर्जा का शासन था। ठीक है, उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद बाबर शासक बनता है, तो वो किस वंश की स्थापना करता है? वहां पर चगताई वंश की स्थापना करता है। ठीक है, शासक बनने के बाद उसको काफी संघर्ष करना पड़ता है, और उसके बाद धीरे धीरे वह भारत की तरफ अपना रुख कर लेता है। आगे बात करते हैं बाबर की। अगर बात की जाए तो बाबर का अगर भारत में शासनकाल की अगर बात की जाए तो 1526 से 1530 ईस्वी तक माना जाता है भारत में। ठीक है, मैं भारत की बात कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये फरगना का शासक था। 1526 ईस्वी में बाबर भारत पर आक्रमण करता है, और उस समय दिल्ली सल्तनत का जो शासक रहता है इब्राहिम लोदी, उसको पराजित करता है, और उसके बाद मुगल वंश की स्थापना करता है भारत में। लेकिन उससे पहले अफगानिस्तान के फरगना नामक क्षेत्र में किस प्रकार से बाबर शासन करता है, थोड़ा उसके बारे में समझ लेते हैं। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, ये तो आप समझ गए होंगे। जब बाबर भारत में आता है तो सबसे पहले मुगल वंश की स्थापना करता है, और बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ठीक है, अब बाबर का जन्म कब हुआ? 14 फरवरी 1883 ईस्वी को फरगना अफगानिस्तान में हुआ। ठीक है, कब हुआ? 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना अफगानिस्तान में हुआ। बाबर के पिता का नाम क्या था? तो बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा।
जो एक छोटे राज्य फरगना अफगानिस्तान के शासक थे। ठीक है, अब होता क्या है, 1494 ईस्वी में जो बाबर के पिता थे उमर शेख मिर्जा, उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद गद्दी पर बैठता है 8 जून 1494 ईस्वी को बाबर। ठीक है, तब उसकी उम्र कितनी थी, मात्र 11 वर्ष थी। बहुत ही छोटी अवस्था में जो बाबर था उसको राजगद्दी प्राप्त हो गई थी। आगे बात करते हैं। अपने पिता की ओर से बाबर तैमूर का वंशज था और माता की ओर से चंगेज खां का वंशज था। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, जो बाबर के पिता थे उमर शेख मिर्जा, वो तैमूर वंशज थे। ठीक है, और उनकी माता कुतलुब निगार खानम चंगेज खां की वंशज थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ठीक है, यहाँ पर एक और बात याद रखें आप, जब बाबर शासक बनता है कहाँ पे, फरगना में, तो वो एक नए वंश की स्थापना करता है, चगताई वंश। ठीक है, आगे बात करते हैं बाबर के प्रारंभिक संघर्ष के बारे में। ठीक है, अब देखो 1494 ईस्वी में क्या होता है, बाबर शासक बनता है। ठीक है, कब, 1494 ईस्वी में। कहाँ का शासक बनता है, फरगना का शासक बनता है और उस समय उसकी उम्र रहती है मात्र 11 साल। ठीक है, अब देखो इतनी छोटी उम्र में अगर कोई शासक बनेगा तो निश्चित तौर पे उसको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो बाबर के पिता थे उमर शेख मिर्जा, उसके भी आस पड़ोस के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। तो इस वजह से जब बाबर शासक बनता है तो उसको काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, 1494 ईस्वी में उसने समरकंद को जीतने का प्रयास किया। ठीक है, समरकंद तुर्की क्षेत्रों की राजधानी हुआ करती थी, तो उसने 1494 ईस्वी में समरकंद को जीतने का प्रयास किया, लेकिन वह उसमें क्या हुआ, असफल हुआ। उसके बाद 1497 ईस्वी में उसने क्या किया, समरकंद को जीत लिया, लेकिन वहां सिर्फ 100 दिनों तक ही शासन रहा। इसका कारण यह है कि जब वह समरकंद को जीतकर वहां शासन कर रहा था तो फरगना जहां पे उसका शासन क्षेत्र था वो उसके हाथ से निकलता गया। ठीक है, तो वह फिर से फरगना वापस लौट गया और इस चक्कर में समरकंद उसके हाथ से निकल गया। ठीक है, इस प्रकार से उसके शासनकाल के शुरुआती दिनों में उसको अपने साम्राज्य का एक स्थिर स्थायित्व नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, कभी एक जगह शासन कर रहा तो दूसरी जगह उसके हाथ से निकल रहा। और इसी क्रम में 1504 ईस्वी में उसने क्या किया, काबुल तथा गजनी क्षेत्र कंधार पर अधिकार किया। ठीक है, कहाँ, काबुल तथा गजनी क्षेत्र पर। 1507 ईस्वी में उसने पातशाह या बादशाह की उपाधि धारण की। ये उपाधि उसने कब धारण की, जब उसने काबुल तथा गजनी क्षेत्र पर अधिकार किया, तो उसके बाद उसने पातशाह या बादशाह की उपाधि धारण की। ठीक है, अगला पॉइंट आता है इसमें, 1511 ईस्वी में उसने फिर से समरकंद पर आक्रमण किया। ठीक है, और उसे अपने अधिकार में कर लिया, लेकिन 1512 ईस्वी में क्या होता है, उसको फिर से समरकंद को खोना पड़ता है। आगे बात करते हैं भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में। अब देखो, जिस समय बाबर ने काबुल तथा गजनवी क्षेत्र पर आक्रमण किया तो उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी, भारत की दशा क्या थी। भारतीय क्षेत्र उस समय कई स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था। ठीक है, भारत का जो क्षेत्र था वो कई स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था। एक मजबूत साम्राज्य का निर्माण भारत में नहीं था उस समय। अब वो स्वतंत्र राज्य कौन कौन से थे, दिल्ली, सिंध, कश्मीर, मेवाड़, बंगाल, मालवा, गुजरात, विजयनगर, बहमनी। ठीक है, भारत का जो ये पूरा क्षेत्र था ये उस समय कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। ठीक है, यहाँ पर क्या था, दिल्ली सल्तनत का शासन था, फिर यहाँ पर क्या था, मेवाड़ राणा सांगा का शासन था। ठीक है, ऊपर कश्मीर में अलग शासन था, नीचे दक्षिण की बात करें तो यहाँ पे बहमनी साम्राज्य था। बहमनी साम्राज्य भी अलग अलग भागों में विभक्त था, 5 छोटे छोटे राज्य बहमनी साम्राज्य के बन चुके थे। ठीक है, और ठीक कृष्णा नदी के नीचे यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य था। पूर्वी क्षेत्रों की बात करें तो बंगाल पर अलग शासन था। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग छोटे छोटे रजवाड़े बन गए थे भारत में, और यही समय बाबर को उचित लगता है भारत पर आक्रमण करने का। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है, भारतीय क्षेत्र से भी, इस भारतीय क्षेत्र से भी जो बाबर था उसको युद्ध के निमंत्रण आते हैं। ठीक है, कि आप आइए और भारत के इस भाग पे युद्ध करिए। ठीक है, अब कौन कौन निमंत्रण देते हैं, इसमें पहला पंजाब का सूबेदार दौलत खां। ठीक है, ये बाबर को निमंत्रण देता है। दूसरा इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां। ठीक है, अब जो इब्राहिम लोदी था उसका शासनकाल कहाँ पे था, दिल्ली पे। ठीक है, सल्तनत काल के दौरान इब्राहिम लोदी का शासन था यहाँ पे। तो आलम खां और इब्राहिम लोदी के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। ठीक है, तो इस वजह से आलम खां क्या करता है, बाबर को न्योता देता है दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करने के लिए।
और तीसरा मेवाड़ के राजा, ठीक है, राणा सांगा भी बाबर को आमंत्रित करते हैं दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करने के लिए। अब देखो 1507 ईस्वी में जब बाबर काबुल तथा कंधार को जीत लेता है तो उसको लगता है कि इस वाले क्षेत्र पर यहाँ आक्रमण करना आसान है, ठीक है। इससे पहले जहाँ उसका शासन था अफगानिस्तान तथा उसके आसपास के जो क्षेत्र थे समरकंद, तो उसको लगा कि वहाँ शासन करना अत्यंत कठिन है, तो इस वजह से वो भारत की तरफ अपना रुख बना लेता है, ठीक है। और साथ ही साथ भारत से भी उसको निमंत्रण आते हैं, तो इस वजह से वो भारत पे आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाता है। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं बाबर ने भारत पर आक्रमण कब कब किए, ठीक है। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किए। कितनी बार? 5 बार भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। पहला आक्रमण किया उसने 1519 ईस्वी में। कब किया पहला आक्रमण? 1519 ईस्वी में, ठीक है। और किसके विरुद्ध किया? यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध किया, ठीक है। किसके विरुद्ध? यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध किया। और इस अभियान में उसने क्या किया? बाजौर और बेहरा पर अपना अधिकार कर लिया, ठीक है। जो बाजौर और बेहरा क्षेत्र था वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का सीमा क्षेत्र था, तो इस पर उसने क्या कर दिया? अपना अधिकार कर लिया। अब दूसरा आक्रमण उसने कब किया? 1519 ईस्वी में ही किया, ठीक है। और इस दौरान उसने पेशावर क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया, ठीक है। उसी साल उसने 2 आक्रमण किए, एक बाजौर और बेहरा क्षेत्र पर और दूसरा पेशावर क्षेत्र पर, ठीक है। तीसरा आक्रमण उसने किया 1520 ईस्वी में, और इस दौरान उसने क्या किया? पंजाब के सियालकोट और सैयदपुर पर भी अपना अधिकार कर लिया, ठीक है। जो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है, लेकिन इस क्षेत्र पर भी उसने क्या कर दिया? अपना अधिकार कर लिया। बाबर ने भारत पर चौथा आक्रमण 1524 ईस्वी में किया, ठीक है। और इस दौरान उसने क्या किया? लाहौर और दीपालपुर क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए उसने भारत पर 5वां आक्रमण किया, ठीक है। और इस आक्रमण के लिए उसको कई सारे निमंत्रण दिए गए भारत से। उस समय भारत में एक मजबूत सत्ता थी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इब्राहिम लोदी की, ठीक है। और इसका संघर्ष मेवाड़ के राजा राणा सांगा के साथ भी था, ठीक है। और साथ ही साथ पंजाब का जो सूबेदार था दौलत खां, इसने भी बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया। इब्राहिम लोदी और आलम खां जो उसका चाचा था, इन दोनों के बीच अच्छे संबंध नहीं थे, ठीक है। तो इसने भी क्या किया? आलम खां ने भी बाबर को भारत पे युद्ध करने का निमंत्रण दिया। अब होता क्या है? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर भारत पर 5वां आक्रमण करता है, ठीक है। और उसने दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को क्या किया? पराजित किया। किसको? इब्राहिम लोदी को पराजित किया। और उसके बाद मुगल वंश की नींव स्थापित की। कहाँ पे? दिल्ली पे, ठीक है। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो युद्ध हुआ उसको किस नाम से जाना जाता है? पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें एक चीज का ध्यान रखें आप, जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो बाबर का भारत पर 5वां आक्रमण था, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो युद्ध हुआ वो बाबर का भारत पर कौन सा आक्रमण था, ठीक है। तो कौन सा आक्रमण था? 5वां आक्रमण था भारत पर। आगे बात करते हैं। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो थोड़ा हम पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, ठीक है। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है। और जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय होती है। इब्राहिम लोदी कौन था? सल्तनत काल के अंतर्गत लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। इस युद्ध के दौरान क्या करता है बाबर? जो इब्राहिम लोदी था उसको युद्ध स्थल पर ही मारता है, ठीक है। अब देखो इस युद्ध की कुछ विशेषताएं थी जिनसे एग्जाम में लगातार क्वेश्चन बनते हैं। इसमें प्रथम बार तोपखाना का प्रयोग हुआ था, ठीक है। भारतीय इतिहास में प्रथम बार युद्ध में किसका प्रयोग हुआ था? तोपखानों का प्रयोग हुआ था, ठीक है। दूसरा, तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग हुआ था, ठीक है। अब तुगलमा युद्ध नीति की शिक्षा बाबर ने किससे ली थी? उज्बेकों से ली थी, ठीक है। तुगलमा युद्ध नीति प्रणाली की जो शिक्षा थी वो उसने उज्बेकों से ली थी। ईरानियों से उसने क्या किया? बंदूक का प्रयोग करना सीखा, ठीक है। और तुर्कों से घुड़सवारी और मंगोलों तथा अफगानों से युद्ध व्यूह की रचना करनी सीखी, ठीक है। आगे बात करते हैं। तोप सजाने में उसने किस विधि का प्रयोग किया? उस्मानी विधि का प्रयोग किया, ठीक है। जिससे किस प्रकार से तोपों से जो दुश्मन की सेना है उसको ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए उसके लिए उसने
उस्मानी विधि का प्रयोग किया, ठीक है। और तोप का संचालन कौन करता था? उस्ताद अली करता था, ठीक है। इस बात को आप याद रखें, ये वाला पॉइंट काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो जो तोप का संचालन करता था कौन करता था? उस्ताद अली करता था। और बंदूकधारियों का नेतृत्व कौन करता था? उस्ताद मुस्तफा करता था, ठीक है। तो इस प्रकार से उसने एक कुशल नेतृत्व से क्या किया? जो इब्राहिम लोदी था उसको पराजित किया, ठीक है। कहा जाता है कि बाबर के पास लगभग 12,000 के करीबन सेना थी। कितनी? 12,000 के करीबन। और जो इब्राहिम लोदी था उसके पास कितनी सेना थी? लगभग 1 लाख से भी ज्यादा सेना थी, ठीक है। पर फिर भी जो बाबर था उसने कुशल नेतृत्व के साथ इब्राहिम लोदी को युद्ध में पराजित किया। ये वाले पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लें, ठीक है। आगे बात करते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने खूब लूटपाट की, जिसमें लूटे धन को उसने क्या किया? अपने सैनिक, नौकरों और सगे संबंधियों में बांट दिया था। अब देखो, जब 1526 ईस्वी में बाबर क्या कर लेता है? इब्राहिम लोदी को पराजित कर लेता है, तो उसके बाद वहां से अपार धन लूटता है, ठीक है। और उस लूटे हुए धन को क्या करता है? अपने सैनिकों में बांट देता है, अपने सगे संबंधियों में बांट देता है। और बाबर की इसी उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई, ठीक है। कहा जाता है कि बाबर ने जितना भी लूटपाट का धन था उसको अपने सगे संबंधियों, अपनी प्रजा सब में बंटवाया, ठीक है। और उसी लूट के धन में से एक कोहिनूर हीरा मिला था, ठीक है, जिसको किसने रखा? बाबर के बेटे हुमायूं ने रखा, ठीक है। और ये कहां से मिला था? ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमादित्य के परिवार से मिला था। उस समय कोहिनूर हीरे के बारे में चर्चाएं थी कि जो कोहिनूर हीरा है उसकी कीमत से दुनिया के आधे दिन का खर्च संभव हो सकता है। और अगर वर्तमान की बात करें तो वो कोहिनूर हीरा इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के मुकुट पे है, ठीक है। आगे बात करते हैं खानवा का युद्ध, ठीक है। अब देखो 1526 ईस्वी में तो क्या हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, ठीक है। और इस युद्ध में क्या होता है? बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित कर लेता है। लेकिन इस युद्ध में राणा सांगा बाबर की मदद नहीं करता है, जबकि निमंत्रण के समय राणा सांगा क्या कहता है कि अगर बाबर इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करता है तो राणा सांगा भी उसकी मदद करेगा। लेकिन जब बाबर इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करता है तो राणा सांगा उसकी मदद नहीं करता है। तो इस वजह से अगला युद्ध बाबर किसके विरुद्ध करता है? राणा सांगा के विरुद्ध करता है। 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ, ठीक है, जिसमें राणा सांगा की क्या हुई? पराजय हुई, ठीक है। अब इस युद्ध के लिए बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, ठीक है, जिहाद का नारा। जिहाद से तात्पर्य है इस्लाम धर्म की रक्षा के लिए धर्म युद्ध, ठीक है। अब देखो, जो बाबर की सेना थी वो राणा सांगा से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थी। कहीं ना कहीं सेना में एक प्रकार से उत्साह की कमी थी। और इसी युद्ध के लिए बाबर क्या करता है? अपनी सेना को उत्साहित करने के लिए जिहाद का नारा देता है, ठीक है। और उनमें उत्साह बढ़ देता है कि जब तक जहान रहेगी तब तक हम इस्लाम धर्म की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे। साथ ही साथ वो उस दौरान शराब खरीदने पीने पर भी प्रतिबंध लगा देता है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है इसमें, खानवा के युद्ध में जीत के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। किस चीज की उपाधि? गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का मतलब क्या होता है? काफिरों को मारने वाला। अब देखो, खानवा के युद्ध के दौरान जब क्या होता है, राणा सांगा घायल हो जाता है तो उसकी सेना तितर बितर हो जाती है, ठीक है, और बाबर की विजय निश्चित हो जाती है। तो इस दौरान उत्साहित होकर बाबर क्या करता है? जितने भी राजपूत थे उनका सर काटकर एक मीनार या टीला बना देता है, ठीक है। और इसी के बाद उसको उपाधि मिलती है गाजी की, ठीक है। उसके बाद बाबर का अगला युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध, ठीक है। और ये युद्ध होता है 29 जनवरी 1528 ईस्वी को, ठीक है। किसके बीच होता है? बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। और इसमें क्या होता है? जो मेदिनी राय है उसकी पराजय होती है। चंदेरी के युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? जो चंदेरी का शासक था मेदिनी राय, वो क्या करता है? खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता करता है, ठीक है। तो इस वजह से बाबर मेदिनी राय को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए संदेश भेजता है। लेकिन मेदिनी राय क्या करता है? संदेश को अस्वीकार कर लेता है और फलस्वरूप क्या होता है? चंदेरी का युद्ध होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं घाघरा का युद्ध। 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा का युद्ध हुआ, ठीक है। किसके बीच हुआ? बाबर और अफगानों के बीच हुआ, जिसमें अफगानों का नेतृत्व किसने किया? महमूद लोदी ने किया था, ठीक है। और इसमें क्या होता है? जो महमूद लोदी है उसको पराजय का सामना करना पड़ता है। महमूद लोदी कौन था? ये था इब्राहिम लोदी का भाई, ठीक है। 1526 ईस्वी में जब
बाबर इब्राहिम लोदी को हराता है, तो उसके बाद महमूद लोदी बाबर के साथ युद्ध करने के लिए संघर्ष करता रहता है लगातार। ठीक है, तो इसी दौरान महमूद लोदी बिहार पर अपना शासन करता है और बिहार से ही नुसरत शाह जो पश्चिम बंगाल का शासक था, इसकी सहायता से क्या करता है, बाबर को चुनौती देता है। लेकिन 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा नदी के तट पर बाबर और अफगानों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें क्या होता है, बाबर की जीत होती है। ठीक है, घाघरा का युद्ध स्थल एवं जल दोनों जगहों पे लड़ा गया था। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप याद रखें, जो घाघरा का युद्ध था वो स्थल और जल दोनों जगहों पर लड़ा गया था। इसके बाद 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को 48 वर्ष की अवस्था में क्या हो गया था, बाबर की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में। ठीक है, बाबर की मृत्यु के बारे में भी इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कुछ कहते हैं कि जो बाबर था वो भारत की जलवायु में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाया, तो इस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। कुछ का कहना है कि जो बाबर था उसको भांग, अफीम, शराब की लत लग गई थी, जिस वजह से उसकी मृत्यु जल्दी हो गई थी। खैर जो भी हो, लेकिन जो बाबर की मृत्यु हुई 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुई। ठीक है, उसके बाद बाबर के शव को शुरू में आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। ठीक है, लेकिन बाद में उसके शव को कहाँ दफनाया गया, काबुल में दफनाया गया। ठीक है, इस चीज का जिक्र उसने किया था अपनी आत्मकथा बाबरनामा में। आगे बात करते हैं, बाबर ने सड़कों की माप के लिए गज ए बाबरी का प्रयोग शुरू करवाया था। किस चीज का प्रयोग करवाया था, गज ए बाबरी का प्रयोग। अगला पॉइंट आता है इसमें, बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, क्या, तुजुक ए बाबरी, जिसको बाबरनामा भी कहते हैं, उसकी रचना की। ठीक है, आगे बात करते हैं, बाबर को मुबय्यान नामक पद शैली का जन्मदाता भी माना जाता है। किस चीज का, मुबय्यान नामक पद शैली, एक लेखन पद शैली है, इसका जन्मदाता भी माना जाता है। ठीक है, साथ ही साथ बाबर ने खत ए बाबरी नामक लिपि का भी आविष्कार किया। किस चीज का, खत ए बाबरी नामक लिपि का आविष्कार भी किया। आगे बात करते हैं, बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। किसका अनुयायी, सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। ठीक है, नक्शबंदी संप्रदाय के अंतर्गत हमने पहले पढ़ा था, जब हम सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे, तो उस दौरान क्या होता है कि कई सारे सिलसिले या संप्रदायों का प्रचलन होता है, तो उसमें से एक था नक्शबंदी संप्रदाय या सिलसिला। ठीक है, अगला पॉइंट आता है इसमें, बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। ठीक है, कौन हुआ, जो बाबर था उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र हुमायूं हुआ। ठीक है, अब देखो अगली वाली वीडियोज में हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको आज की जानकारी समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको जानकारी समझ में नहीं आई तो एक बार वीडियो को दोबारा जाकर देखें, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको आप लोग भी नोट करते जाइए। ठीक है, इससे एक चीज होगी, सुनने के साथ साथ अगर आप लिखते भी हैं तो इससे जो चीज हम लिख रहे हैं वो चीज हमें लंबे समय तक याद रहती है। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं लगातार ऐसी ही वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।